हेलो वीवर्स, मेरा नाम काजी तारिक हुसैन है। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल हील विथ होम्योपैथी में खुशामदीद कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है हे फीवर। ये एक एलर्जी की बीमारी है और ये एयर बोर्न एलर्जी है। मतलब ये कि इसके जो एलर्जेंस होते हैं या वो ज़र्रात होते हैं कि जिनकी वजह से वो पार्टिकल्स होते हैं छोटे कि जिनकी वजह से एलर्जी हो, वो हवा में शामिल हो जाते हैं और हवा में शामिल होने के बाद सांस की नालियों में एयरवेज में चले जाते हैं और आँखों में चले जाते हैं और फिर इससे एलर्जी पैदा हो जाती है। आमतौर पर हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो बाज़ औक़ात बाज़ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्टिव हो जाता है, हसासियत बढ़ जाती है और उन चीज़ों के ख़िलाफ़ हसासियत बढ़ती है कि आमतौर पर लोगों के लिए वो चीज़ें बेज़रर होती हैं। लेकिन चूँकि जो लोग इससे एलर्जिक हो जाते हैं, हसासियत पैदा हो जाती है, तो जब वो चीज़ें उनकी बॉडी में जाती हैं या उनकी आँखों में जाती हैं तो फिर वहाँ पर कुछ सिम्टम्स, कुछ अलामात बीमारी के पैदा हो जाते हैं इस हसासियत की वजह से। अब हम ये देखेंगे कि इस बीमारी की अलामात क्या है। अगर हम आँखों की अलामात को देख लें तो आँखों में जलन होती है, ख़ारिश होती है, आँखों में सोजन हो जाती है और आँखों के से आंसू निकलने लगते हैं। ये सारी इस किस्म की अलामात पैदा हो जाती हैं। अगर नाक के अंदर इंसान के देखें तो नाक से नज़ला गिरता है, छींकें बहुत ज़्यादा आती है, नाक में ख़ारिश होती है, नाक में जलन होती है और नाक में हलक की तरफ नज़ला भी गिरता है और बाज़ औक़ात नाक मुकम्मल तौर पर भी बंद हो जाती है। और अगर आप उसकी उसकी हलक के अलामात देखें, सांस के नीचे फेफड़ों की अलामात अगर आप देखें तो इसमें खुश्क खांसी होती है और अक्सर लोगों को बाद में फिर इससे दमे की भी शिकायत हो जाती है। अब हम ये देखेंगे कि इसका बचाव क्या है। देखिए, इसका बचाव जो है वो सिर्फ ये है कि आप अपने आप को, अगर किसी को ये एलर्जी है, पोलन से है या डस्ट से है या एनिमल डेंडर है, तो अपने आप को इससे प्रोटेक्ट करें, इससे बचाएं। क्योंकि जब तक अपने आप को कोई मरीज़ इससे महफूज नहीं करेगा, प्रोटेक्ट नहीं करेगा, तो वो बीमारी ठीक नहीं होगी उस वक्त तक। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर इसके बाद बहुत सारी मेडिकेशंस भी हैं। लेकिन जब हमारे पास, मैं अपनी ख़ास तौर पर, क्योंकि मैं आपसे अक्सर अपने इस वीलॉग में बात करता हूँ अपने एक्सपीरियंस की और मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ इस अपनी होम्योपैथी का। तो अगर मेरे पास कोई मरीज़ आता है तो ये अलामात के साथ, तो सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि इसको कोई कॉमन कोल्ड है या हे फीवर है। तो इसके अंदर कुछ मैं आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन बताता हूँ, कुछ तफरीक बताता हूँ हे फीवर में और ख़ास तौर पर कॉमन कोल्ड में। कॉमन कोल्ड के अंदर अक्सर बुखार होता है और बच्चों को तो ख़ास तौर पर बुखार होता है और पूरा 103 डिग्री तक चला जाता है। हे फीवर में बुखार नहीं होता। हालांकि इस बीमारी का नाम हे फीवर है, लेकिन इस बीमारी में बुखार बिल्कुल भी नहीं होता है। दूसरी अलामत इसकी ये है कि हे फीवर फ़ौरन हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई डस्टिंग कर रहा है और या डस्टिंग जहाँ हो रही है वहाँ चला गया और उसको डस्ट से एलर्जी है, तो फ़ौरन उसको अलामत शुरू हो जाएगी और उसकी एलर्जी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो कॉमन कोल्ड है उसके अंदर 1 से 2 दिन लगते हैं मर्ज़ की अलामत को डेवलप होने में, अलामत को पैदा होने में। इसके बाद ये है कि जो आमतौर पर जो कॉमन कोल्ड है इसमें मरीज़ को दर्द बहुत होता है जिस्म में, लेकिन हे फीवर में जिस्म के अंदर दर्द नहीं होता। कॉमन कोल्ड आमतौर पर 3 दिन से 7 दिन तक या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक ये ठीक हो जाता है। लेकिन हे फीवर ठीक नहीं होता जब तक कि मरीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट ना करे एलर्जन से, मतलब उस चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट ना कर ले कि जिससे उसको एलर्जी हो रही है, और अपना प्रॉपर अपना इलाज जब तक नहीं कराए तब तक वो ये बीमारी जो है वो ठीक नहीं होती है। इसके अलावा ये भी है कि आँखों की अलामत बहुत ज़्यादा होती हैं हे फीवर में, मतलब आँखों में सोजन, वरम और जो है वो सुर्ख हो जाना। और कॉमन कोल्ड में ये इतनी ज़्यादा नहीं होती, अगर होती भी हैं तो ये बहुत कम होती हैं, इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो ये आमतौर पर इन दोनों बीमारियों में फ़र्क है जिसकी डिफ्रेंशिएशन करने के बाद मैं आमतौर पर मरीज़ों को दवाएं देता हूँ। अब मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूँगा दवाओं को कि हे फीवर में कौन कौन सी दवाएं दी जाती हैं। देखें, हे फीवर में दवाएं तो बहुत ज़्यादा दी जाती हैं, बहुत ज़्यादा दवाएं दी जाती हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करके बताऊंगा और इस तरीके से लॉजिकली बताऊंगा कि बहुत आपको
आसानी हो जाएगी मेरी प्रैक्टिस को समझने में। सबसे पहली बात तो ये कि आँखों की अलामत अगर हम देखें तो अगर किसी मरीज़ की आँखों में सुर्खी हो, सोजन हो, जलन हो और आँखों के अंदर बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो तो आम तौर पर उसको यूफरेशिया 6 में दी जाती है। लेकिन अगर आँखों के नीचे या आँखों के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा वरम हो, ऐसे लगता हो कि जैसे पानी की थैलियाँ वहाँ पर लटकी हुई हैं, पफीनेस जिसको कहते हैं, वो हो जाए, तो फिर उसके लिए जो दवा है वो है एपिसमेल 30C में दी जाती है। अब अगर आँखों से जो आंसू निकल रहे हैं वो तो ब्लेंड हो, मतलब खराशदार ना हो, लेकिन नाक से जो नज़ला निकल रहा है वो कोरोसी हो, खराशदार हो, मतलब जिल्द को छील रहा हो, तो फिर वहाँ पर 2 दवाओं में से किसी एक दवा का इंतखाब किया जाता है। पहली दवा का नाम जो है वो है एलियम सेपा और जो 6 में दी जाती है, और दूसरी दवा है आरम ट्राइफिलम जो 30 में दी जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आरम ट्राइफिलम की कुछ ऐसी अलामतें हैं जो एलियम सेपा में नहीं है और वो उससे उसको डिफ्रेंशिएट करती है। सबसे पहली बात यह कि एलियम सेपा में नाक बंद भी हो सकती है लेकिन अक्सर नहीं भी होती, लेकिन आरम ट्राइफिल में नाक बंद होती है। फिर पोस्ट नेज़ल ड्रिप होती है, हलक में नज़ला ज़रूर गिरता है, इसके बाद आवाज़ बैठी भी होती है। ये अलामतें हैं आरम ट्राइफिलम की जो कि एलियम सेपा में इतनी ज़्यादा नुमायाँ नहीं है, तो इसकी वजह से इसको डिफ्रेंशिएट करके हम ये दोनों दवाओं को फ़र्क करके मरीज़ को दे सकते हैं। एक और अलामत भी आरम ट्राइफिलम में है जो अजीब है कि जो जब नाक से नज़ला गुज़रता है तो वो वहाँ पर जहाँ से गुज़रता है वहाँ पर वो उस जगह को थोड़ा सा वहाँ पर सोजिश तो हो जाती है, अल्सरेशन भी हो जाती है, लेकिन वहाँ पर एक अजीब किस्म की इरिटेशन होती है मरीज़ को और अजीब तरह की खारिश होती रहती है कि जिसको वो आमतौर पर खुजाता रहता है अपने मतलब नाखून से। तो बच्चे तो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा, और वो खुजा के बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर देते हैं। ये एक ऐसी अलामत है कि जो बिल्कुल आरम ट्राइफिलम को उन दूसरी दवाओं से बिल्कुल अलग थलग करती है। अब एक और अलामत इसमें आती है, फीवर में बहुत ज़्यादा आती है वो अलामत कि छींकें बहुत आती हैं, मतलब आँख से नाक से पानी तो निकलता है, छींकें बहुत आती हैं। छींकें इस तरह से आती हैं कि जैसे दौरा पड़ गया हो, एक छींक के बाद दूसरी और तीसरी, मरीज़ छींक मार के थक जाता है। उस सूरत के अंदर जो दवा है उसका नाम है सबाडिला 30 में दी जाती है, तो ये इस किस्म के है फीवर में आराम आ जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें देखिए इचिंग भी होती है मरीज़ को, और बाज़ औक़ात सिर्फ इचिंग की बुनियाद पर हम दवा देते हैं मरीज़ को। मिसाल के तौर पर अगर कोई मरीज़ आता है और वो कहता है कि मुझे इचिंग हो रही है, तो उससे पूछा जाता है कहाँ हो रही है। अब वो कहता है कि मुझे आँख में भी हो रही है, नाक में भी हो रही है, हलक में भी हो रही है, तो फिर ऐसी सूरत में उस मरीज़ की दवा है एम्ब्रोशिया 30 में। लेकिन अगर वो कहता है कि मुझे नाक में हो रही है और मुझे तालू में हो रही है, जिसको रूफ ऑफ द माउथ कहते हैं, इन 2 जगह हो रही है बस, तो फिर अरुंधो 6C में। और अगर मरीज़ कहता है कि नहीं मुझे सिर्फ रूफ ऑफ द माउथ खारिश हो रही है, तालू में हो रही है खारिश और कहीं भी नहीं हो रही है, तो फिर इस सूरत में हम जो उसको दवाई देते हैं मरीज़ को, उसका नाम है वीथिया। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर दमा अक्सर मरीज़ों को हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा शदीद दमा होता है, तो उस दमे के लिए मेरे पास आमतौर पर 3 दवाएं। सबसे पहली दवा जो है वो है अरेलिया रेसिमूसा, ये 6C में दी जाती है। इसकी अलामत ये है कि मरीज़ सो नहीं सकता रात को जब सोता है, जैसे ही लेटता है वो उसकी आँख लगती है, वो उठकर बैठ जाता है दमे की वजह से। और अगर मरीज़ ये कहे कि भाई मुझे तो सिर्फ गर्द से एलर्जी है और जब जहाँ भी गर्द हो और वो मट्टी हो ज़्यादा हो तो मुझे वहाँ पर दमा शुरू हो जाता है, तो उसकी दवा है पोठस 30 में। और अगर ये दोनों दवाएं काम नहीं करें तो फिर मेरे पास जो दवा है उसका नाम है नेफ्थालिनम भी 30C पे मैं देता हूँ। अगर ये 2 दवाएं काम ना करें तो नेफ्थालिनम इस कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। अब मैं आपको एक ऐसी दवा का नाम बताऊँगा कि जो कोई भी सिम्टम हो, है फीवर के किसी भी किस्म के सिम्टम हो, लेकिन वो दवा अक्सर बहुत अच्छा काम करती है। और अगर कोई केस फंस जाए तब भी मैं देता हूँ। अगर कोई सिम्टम्स मेरी समझ में नहीं आते दवाओं के, बिल्कुल क्लियर कट किसी दवा का सिम्टम नहीं है, तब भी मैं देता हूँ। या फिर उस दवा के अगर सिम्टम आ जाते हैं तो मैं देता हूँ। लेकिन इस दवा को मैं सबसे आखिर में इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इस दवा को सबसे ज़्यादा अहमियत देता हूँ। इस दवा का नाम है आर्सेनिक एल्बम 30C में। आर्सेनिक एल्बम 30C में तमाम ही अलामतें हैं फीवर की, लेकिन इसकी कुछ अलामतें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। पहली अलामत तो ये है कि इसमें मरीज़ का मुँह खुश्क होता है, प्यास लगती है,
और वो 1 घूंट से ज़्यादा पानी नहीं पी सकता। दूसरी इसकी बहुत बड़ी अलामत ये है कि रात को आधी रात के बाद इसकी अलामतें बढ़ जाती हैं और इसके बाद मरीज़ को बिस्तर छोड़कर उठना पड़ता है। ये इसकी बिल्कुल मखसूस अलामत है। और इसके अलावा इसमें बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है और मरीज़ को ठंड भी लगती है, सर्दी भी होती है। ये इसकी सारी अलामतें हैं आर्सेनिक अल्बम की। अगर ये अलामतें ना भी हों, अगर कोई दवा काम नहीं कर रही हो तो मैं आर्सेनिक अल्बम देता हूँ। फिर किसी भी किस्म की अलामत हो तो इसमें फ़र्क पड़ जाता है। ये जितनी भी दवाएं हैं आप तौर पर 3 घंटे से हम दोहरा सकते हैं, लेकिन अगर मर्ज़ की शिद्दत ज़्यादा हो, तकलीफ़ ज़्यादा हो तो हर 1 घंटे के बाद भी ये दवाएं दी जा सकती हैं। अब जैसा कि आपको मालूम है कि मैं हर बीमारी पर इंटर करंट रेमेडी ज़रूर बताता हूँ, तो यहाँ पर मेरी 2 रेमेडीज़ हैं जो इंटर करंट है और मैं देता हूँ। पहली दवा का नाम है हिस्टामिनम 200 सी में और दूसरी दवा है ट्यूबरकुलिनम 10 mg। इसके देने का तरीका ये है कि दवा को सुबह निहार मुँह ये इंटर करंट रेमेडी दी जाती है और फिर उस दिन कोई और दवा नहीं दी जाती और दूसरे दिन जो भी दवा दे रहे होते हैं मरीज़ को जो रोक दी जाती है इंटर करंट रेमेडी की वजह से, उसको दोबारा शुरू कर दी जाती है जिस तरह हम दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम इंटर करंट रेमेडी हम इस्तेमाल करते हैं। इंटर करंट रेमेडी में आपको ये बताऊं कि अक्सर मैं जिक्र ये करता हूं तो इंटर करंट रेमेडी में क्यों देता हूं, उसके देने की वजह ये मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। जैसे अगर कोई है फीवर का मरीज़ है और अगर उसको हम इंटर करंट रेमेडीज़ बीच में दे देते हैं तो उससे क्या होता है कि दवाएं तो वो एलर्जी को ख़त्म नहीं करती हैं, अलामात को ख़त्म करती हैं, मर्ज़ को ठीक करती हैं, लेकिन उसी एलर्जी को ठीक नहीं करती। इंटर करंट रेमेडी एलर्जी को भी ठीक करती है और इस तरीके से ठीक करती है कि जब मरीज़ को बार बार जब ये तकलीफ़ होती है तो उसमें वक्फा बढ़ जाता है, देर से तकलीफ़ होती है, मर्ज़ की शिद्दत जो है वो ज़्यादा नहीं होती है और जल्दी मरीज़ जो है जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये मेरी वीडियो थी आज की और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें और आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।